गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चलिए मैं आपको एक बार प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स क्विकली रिकॉल करवा रहा हूँ और उसके बाद हम आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एज यू ऑल नो कि हमारा करंटली हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमें प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि हाइड्रोकार्बन्स रेफर टू द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, and there are four families of hydrocarbons: alkanes, alkenes, alkynes and benzene. Initially we started with the discussion of alkanes. Alkanes की हम preparations कर रहे थे और previous class में मैंने sodium salt of carboxylic acids का B part करवाया था आपको, that was Kolbe's electrolysis. इससे पहले हम A part में decarboxylation देख चुके थे, जिसमें हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को सोडा लाइम से रिएक्ट करवाया था, and that was a step down reaction जिसमें हमें एक कम कार्बन वाला एल्केन मिलता था। लास्ट क्लास में कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मैं ओरली रिकॉल करवा रहा हूं, दैट वाज अ लेंथी रिएक्शन, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है या आप रजिस्टर में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लिए जाते थे एंड इनिशियली जब उन्हें इलेक्ट्रोलाइज करा जाता था, सो दैट सोडियम सॉल्ट डिसोसिएट्स टू गिव RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब RCOO नेगेटिव, इसमें जो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन है ना, दैट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स विद अ नेगेटिव चार्ज, लेकिन उन 6 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के खुद के हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज था। तो ये RCOO नेगेटिव एनोड पे जाता है और एनोड पे आउट ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कुछ लगा हुआ 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। बट स्टिल मैंने आपको बताया था कि RCOO जब उस ऑक्सीजन पे 5 इलेक्ट्रॉन बचे तो वो न्यूट्रल तो हो गया, बट स्टिल द ऑक्टेट वाज इनकम्प्लीट। तो उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए पीछे वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड ने होमोलिटिक क्लीवेज करी और कार्बन और ऑक्सीजन अपना अपना रेडिकल शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। पीछे 2 R रेडिकल बचते हैं और वो R रेडिकल और R रेडिकल आपस में कंबाइन होकर एक हायर एल्केन बनाते हैं। The important thing to note during this reaction was that कि इस रिएक्शन में एक जनरल पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि कितने कार्बन वाला रिएक्टेंट कितने कार्बन वाला प्रोडक्ट है। ऑल्दो दिस इज अ स्टेप अप रिएक्शन, लेकिन इसका एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें आपको स्टेप अप नजर नहीं आएगा, एंड दैट वाज सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट से हमें इथेन मिला था, लेकिन बाकी सब केसेस में एक जनरल पैटर्न था कि इफ n is the number of carbon atom in acid, then 2 into n-1 will be the number of carbon atoms in alkane। ठीक है, सो आपको याद होगा वो जितने भी कार्बन वाला आप एसिड लेते हो उसमें से एक कार्बन कम करना है CO वाला और पीछे वाली टेल का डबल करना है। आफ्टर दैट द लास्ट प्रिपरेशन जो हम लोगों ने करी थी, दैट वाज बाय रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है एल्कीन्स और एल्काइंस, और जब आप किसी भी एल्कीन या एल्काइन को हाइड्रोजन से रिड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाती है और दोनों कार्बन पे HH ऐड होके दे आर कन्वर्टेड टू एल्कीन्स। एल्कीन भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे और एल्काइंस भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी एक भी डिस्कस नहीं करी थी, 3 फिजिकल प्रॉपर्टी मुझे करवानी है, लेकिन ऑलमोस्ट हर फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको नेचर ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑपरेटिव होती हैं, और मैंने प्रीवियस क्लास में आपको इन्हीं वैन डर वाल्स फोर्सेस का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, क्या आप लोगों को याद है मैंने क्या बताया था वैन डर वाल्स फोर्सेस का कॉन्सेप्ट, या आप भूल गए? डू यू रिमेंबर एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? एक पोलर मॉलिक्यूल को ओवल शेप में रिप्रेजेंट करते थे विद चार्ज सेपरेशन ऑन आइदर एंड्स, लेकिन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी चार्जेस तो होते थे लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे। द टोटल पॉजिटिव चार्ज वाज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर एंड द टोटल नेगेटिव चार्ज वाज सर्कुलेटिंग सिमेट्रिकली अलोंग द सर्कमफ्रेंस। सही है, सो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, इमेजिन करो ये ब्रोमीन का एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बराबर में एक और ब्रोमीन का नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वो भी सिमेट्रिकल है, उसमें भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। और वैन डर वाल्स ने हमें ये बताया कि कोई भी फिजिकल स्टेट हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी भी चीज के कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स परफेक्ट रेस्ट पे नहीं होते। इवन एट मीन पोजीशन दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग। सॉलिड में मीन पोजीशन पे वाइब्रेशन होता है, लिक्विड में थोड़ा वाइब्रेटरी मोशन ज्यादा होता है और गैसेस में तो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग दीज मोशंस दीज पार्टिकल्स कीप्स ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर। तो वैन डर वाल्स ने ये प्रिज्यूम करा कि ये बेशक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, लेकिन वो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी डेवलप हो जाती है।
क्या होता है कि जब दो नियर बाय मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो बिकॉज ऑफ द कोलिजन कुछ एनर्जी जनरेट होती है, और वो एनर्जी अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर ले तो दैट इलेक्ट्रॉन वुड बी शिफ्टेड टू सम न्यू अदर पोजीशन। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करते ही किसी नई पोजीशन पे एक्साइटेड हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी प्रेजेंट पोजीशन से किसी न्यू पोजीशन पे शिफ्ट होगा तो जहां से वो गया वहां पे रिलेटिवली पॉजिटिव हो गया, और जहां पे गया वहां पे नेट नेगेटिव हो गया। तो अचानक से इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, और अचानक से डेवलप होने वाली इस पोलैरिटी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल। डायपोल आ गया, लेकिन ये डायपोल परमानेंट नहीं है, ये अपने आप ही डेवलप हो गया कोलिजन की वजह से। ठीक है, सो ये एक इंस्टेंटेनियस डायपोल है, और ये इंस्टेंटेनियस डायपोल इमीडिएटली अपने नियर बाय मॉलिक्यूल में इंड्यूस कर देता है। इंड्यूस का मतलब है कि जब इस साइड पे पॉजिटिव आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉजिटिव इसके अंदर के पॉजिटिव को दूर रिपेल करके नेगेटिव को पास खींचेगा, तो इसके अंदर भी एक पोलैरिटी आ जाएगी। फिर वो मॉलिक्यूल अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल में और हर मॉलिक्यूल अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल में एक पोलैरिटी इंड्यूस करता चला जाएगा, और सब में एक टेम्परेरी डायपोल डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से सारे ब्रोमीन मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड हो जाएंगे और ब्रोमीन लिक्विड बन जाएगा। सो दिस इज द रीजन, ये एक हाइपोथेटिकल केस है जो वैन डर वाल्स ने प्रिज्यूम करा। वैन डर वाल्स ने हमें ये भी बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रोमीन में जो लग रहा है, ये फ्लोरीन और क्लोरीन में क्यों नहीं लगता, या अगर लगता है तो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं होता। याद है आपको क्या बताया था उसका रीजन? बिकॉज फ्लोरीन एंड क्लोरीन एटम्स या मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल इन साइज, और छोटे मॉलिक्यूल्स में अगर चार्ज सेपरेशन डेवलप होगा भी तो उनमें कम पार्शियल नेगेटिव और कम पार्शियल पॉजिटिव एट द एंड सेपरेट होगा, और कम चार्ज सेपरेशन से बराबर वाले मॉलिक्यूल के लिए उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं डेवलप हो पाता कि चीजें लिक्विड बन पाए या सॉलिड बन पाए, वो स्टिल गैसेस रह जाती है। कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ब्रोमीन में चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट हर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में चलता है, लेकिन द कॉन्सेप्ट इज दैट द बेसिस इज दैट कि जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वैसे वैसे चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा मॉलिक्यूल में। तो ये याद रखिएगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया बढ़ता है, और ये सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ऑपरेटेड होती हैं। जिन मॉलिक्यूल में पहले से कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता ना, वहां पे इस टाइप का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। सो इज इट क्लियर? सबको याद आया? मैंने आपको वैन डर वाल्स फोर्सेस का कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा दिया। देखिए, हम वैन डर वाल्स फोर्सेस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटली वी आर स्टडीइंग एल्केन्स। एल्केन्स होते हैं CH4 C2H6, ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और सिर्फ एल्केन्स ही नहीं, इवन एल्कीन्स, एल्काइंस, जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ये कंप्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। बिकॉज कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो जब C और H के बीच में बॉन्ड बनता है तो ये कंप्लीटली एक नॉन पोलर बॉन्ड होता है। ये पूरे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है। अगर ये नॉन पोलर है तो ना इनमें कोई डायपोल डायपोल होगा, ना कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इनमें सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी जो सरफेस एरिया के साथ बढ़े। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, और इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके थे। चलिए मैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करा रहा हूं। हर एक प्रॉपर्टी में हमें इन फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। लेट मी नो अगर कोई डाउट है। बताइए, सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? जो ऑनलाइन है सबको क्लियर है? ओके। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, शायद मैं उस दिन ओरली आपको बता चुका था, आज लिखेंगे, हेडिंग डालिए फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि एल्केन्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है, तो याद रखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द चेन लेंथ, एल्केन्स हर फिजिकल स्टेट में मिल सकते हैं। इनफैक्ट इट हैज बीन फाउंड द स्मॉलर मेंबर्स फ्रॉम C1 टू C4, पहले 4 मेंबर जो होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, वो गैसेस होते हैं। क्यों? आप खुद इमेजिन करो कि शुरू के मेंबर्स की चेन लेंथ छोटी होगी, सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो उनमें वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। वो जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन में हो रहा था ना, वैसा उस तरह का बिहेवियर होगा उनके अंदर कि पोलैरिटी तो डेवलप होगी लेकिन वो पोलैरिटी बहुत कम होगी। तो फर्स्ट 4 मेंबर आर गैसेस। फिर उसके बाद C5 टू C17, पेंटेन से लेके हेप्टाडेकेन, 17 वाले कार्बन को, 17 कार्बन वाले एल्केन को हेप्टाडेकेन बोले, तो हेप्टाडेकेन तक लिक्विड्स होंगे। एंड C18 ऑनवर्ड्स विल बी सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड्स। ये बताई थी और बात मैंने उस दिन। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर, since alkanes are non-polar molecules, since alkanes are non-polar molecules with only the weak van der Waals forces, with only the weak van der Waals forces
operative in them, with only the weak van der Waals forces operative in them, therefore in alkanes, the magnitude of van der Waals forces increase with the increase in chain length. चेन लेंथ के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए सरफेस एरिया. चेन लेंथ बढ़ेगी तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा. It is due to this reason. Increase in chain length. यहां तक लिखा. It is due to this reason that the first four members from C1 to C4 are gases. कॉमा लगाइए गैसेस के आगे. C5 to C17 are liquids. C5 to C17 are liquids. While C18 onwards are soft, waxy solids. So this is about the physical state. ये आपको याद रखना है. और उसके बाद second property is solubility. हेडिंग डालिए solubility. देखिए solubility के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज आप अक्सर सुनेंगे. ये फ्रेज हमेशा याद रखिएगा. like dissolves like. आज से पहले कभी सुना है आपने? like dissolves like का मतलब है कि polar solutes are soluble in polar solvents and non-polar solutes are soluble in non-polar solvents. polar में डिसॉल्व होता है, non-polar में डिसॉल्व होता है. अब इसका क्या मतलब है? देखिए वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लेकिन क्या आपको मालूम है वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है. वाटर हैज अ चार्ज सेपरेशन. ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन एटम्स पे पार्शियल पॉजिटिव होता है. तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल. अब अगर कोई आपसे पूछे कि क्या HCl वाटर में सॉल्युबल होगा, तो आप पहले देखिए क्या HCl भी पोलर है कि नहीं. इवन HCl इज पोलर, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. तो अगर ये भी पोलर है और ये भी पोलर है तो लाइक हो गए ना दोनों. सो दैट वुड बी डिसॉल्व. क्योंकि जैसे ही आप HCl को पानी में मिलाएंगे तो इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है. और अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में किसी भी टाइप की अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो पा रही हैं तो मतलब वो एक दूसरे में मिक्स हो पाएंगे. सही है. सो हर पोलर चीज पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है क्योंकि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है. ठीक है. लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर आप मीथेन को वाटर में ड्रॉप करें तो मीथेन में तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है. मीथेन तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जबकि इसमें चार्ज सेपरेशन है. तो इन दोनों के अट्रैक्ट करने का कोई कॉज हमें नजर नहीं आता. So alkanes being completely non-polar are totally insoluble in water. कोई भी सिर्फ alkane ही नहीं, even alkene alkynes भी. ठीक है. जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो वाटर में टोटली insoluble होते हैं. रेदर वो नॉन-पोलर सॉल्वेंट में soluble. बट नॉन-पोलर में भी क्यों होंगे? नॉन-पोलर में वही वैन डर वाल्स फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा. ये भी नॉन-पोलर, कोई दूसरा सॉल्वेंट मान लीजिए बेंजीन है. बेंजीन भी एक सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, नॉन-पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह. तो अगर आप मीथेन को बेंजीन में मिलाओगे तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा क्योंकि ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है. इन दोनों के बीच में हम वही वैन डर वाल्स फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट कंसीडर करेंगे. नॉन पोलर मॉलिक्यूल में वैन डर वाल्स फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं. सही है. सो सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग बस इतना याद रखिए. मेन चीज आप याद रखो
कि हम जब भी सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं तो वाटर के अंदर चेक करना होता है कि कोई कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है या नहीं, और हमारा अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि एल्केन्स क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता, इसलिए वो वाटर के लिए कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप नहीं कर पाते, दे रिमेन कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर, rather they would be soluble in non-polar solvents like benzene, CCl4 etc. CCl4 भी एक non-polar solvent होता है। तो लिखिए इसके बारे में, alkanes being the non-polar molecules, alkanes being the non-polar molecules are completely insoluble in water, completely insoluble in water, वाटर के आगे ब्रैकेट में लिख लो पोलर सॉल्वेंट, ब्रैकेट क्लोज, rather they are readily soluble in the non-polar organic solvents, readily soluble in the non-polar organic solvents like organic solvents, non-polar organic solvents like benzene, CCl4 etc. benzene, CCl4 etc. ठीक है, दिस वाज अबाउट सॉल्युबिलिटी। नाउ अब जो मैं तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी करवाने जा रहा हूं ना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें काफी सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, एंड वो इतनी डिटेल्ड डिस्कशन इन्वॉल्व करती है वो प्रॉपर्टी की आज की क्लास में हमारी वो थर्ड प्रॉपर्टी ही चलती रहेगी। बोलिए। अल्कोहल है वो नॉन पोलर है? नहीं, अल्कोहल पोलर है, दैट्स व्हाई अल्कोहल्स आर रेडीली सॉल्युबल इन वाटर। देखिए अल्कोहल होता है ROH, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, OH इज अल्कोहलिक ग्रुप, तो OH बॉन्ड में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये वाटर है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, तो अल्कोहल वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं, सो दैट्स व्हाई अल्कोहल्स आर रेडीली सॉल्युबल इन वाटर। सही है, अल्कोहल पानी में मिक्स हो जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड होते हैं ना, जो आप जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आपने पढ़े, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप में आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन आता है या नाइट्रोजन आता है या क्लोरीन आता है, हैलोजन आते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप वाली चीजें तो पोलर होती हैं, वो सब वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर होते हैं, उनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता, सो दैट्स व्हाई दे रिमेन इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, देखिए अब हमारी अगली प्रॉपर्टी जो है, जो हमें डिटेल में डिस्कस करनी है, इज बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। हेडिंग डालिए, द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। देखिए, बिफोर वी स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ दिस बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, क्या आप में से कोई भी मुझे बता सकता है, किसी को भी थोड़ा सा भी आइडिया है कि किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हाई होना या लो होना, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? हमें पता कैसे चलता है चीजों का कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, वो देर में बॉयल होगा या जल्दी बॉयल होगा? कुछ भी आइडिया है आपको कि कैसे पता चलता है, किस चीज पे डिपेंड करेगा रचित? मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, कि जितनी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। ओके, ठीक बताया आपने, लेकिन फिर भी एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, जो मैं आपसे पहले भी एक दो बार पूछ चुका हूं, डेफिनेटली आपको सुन के याद आ जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या मैंने आपसे पहले कभी पूछा था कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? चेतना आप बताइए, आपको जो लगता है वो बताइए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बताइए, चेतना ने सही बताया, और सभी बताइए, आप सब बताइए। आप कैन यू टेल मी द रीजन चेतना, कि क्यों, इसका क्यों, क्या आप रीजन बता सकते हैं? तो बाकी दोनों में पाइए तो एक सिग्मा भी तो है, इसमें भी एक सिग्मा है। सर ये याद है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा तो CH3 सिंगल बॉन्ड
आप बताइए। अच्छा टेल मी वेरी फ्रैंकली, कौन कौन भूल गया है और किस किस को लग रहा है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है जस्ट रेज योर हैंड। क्या आज भी किसी को लगता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? और लगता है तो टेल मी वेरी फ्रैंक। लगता है? आपको लगता है लक्ष्य? क्यों नहीं लगता? उसमें पाया बॉन्ड पाई बॉन्ड से होता क्या है? बॉन्ड वीक होते हैं सर ओवरलैपिंग की वजह से, मतलब सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग की वजह से। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बस इतना माइंड में मत लाइएगा, मैंने आपको पहले अगर ये क्वेश्चन पूछा तो बताया होगा। जब पहली बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना किसी से भी, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, सिंगल, देखो ये तो फैक्ट है, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मुश्किल ब्रेक करना डबल बॉन्ड को होता है। डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड ट्रिपल बॉन्ड इज इवन मोर स्ट्रॉन्ग। एक स्टिक को आप आराम से तोड़ दोगे, दो स्टिक होंगी तो मुश्किल से टूटेंगी और तीन होंगी तो और मुश्किल से टूटेंगी। सुनिए पहले मेरी बात, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, ये तो फैक्ट है कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी, और इसीलिए स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है तो इसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बट द कॉन्सेप्ट वाज दैट कि ड्यूरिंग बॉइलिंग एंड मेल्टिंग वी आर नॉट सपोज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। हमें बॉइलिंग और मेल्टिंग के टाइम पे बॉन्ड्स तोड़ने ही नहीं होते, क्योंकि अगर आप जस्ट इमेजिन करो कि मैंने आपको ये भी बताया होगा कि अगर आप एक फ्राइंग पैन में वाटर को बॉईल करते हो तो क्या आप ये वाला और ये वाला बॉन्ड तोड़ते हो? क्या वाटर को बॉईल करने से ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस उड़ती है, या वाटर को बॉईल करने से स्टीम उड़ती है? और स्टीम का फॉर्मूला भी H2O ही होता है। सो दैट मींस हमने H और O के बीच का बॉन्ड तो नहीं तोड़ा। देखो बॉइलिंग का मतलब सिर्फ यही तो है कि आपने लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दिया। फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट के बाद, फिजिकल स्टेट ही तो चेंज होती है बस। इथाइन बॉईल करने से पहले भी इथाइन था, बॉईल करने के बाद भी इथाइन ही रहेगा, लेकिन बस ये है कि पहले लिक्विड इथाइन था, बाद में वेपर इथाइन हो जाएगा। तो आप ये वाला बॉन्ड तो तोड़ ही नहीं रहे होगे, क्योंकि अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ देते तो बॉईल करने के बाद तो कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाते। सही है? सो बेसिकली बॉइलिंग में हम करते क्या है कि एक इथाइन को दूसरे इथाइन से दूर करना है, क्योंकि बॉइलिंग में आप लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड में मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं, वेपर में वही मॉलिक्यूल बस दूर दूर हो जाते हैं। तो आपको एक मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल को दूर करना है। सही है? यानी कि आपको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करनी है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स नहीं ब्रेक करने। बॉन्ड्स इंटर एटॉमिक है, एटम एटम के बीच में बने, फोर्सेस इंटर मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बने। आपको एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से दूर करना होता है, बॉइलिंग में भी वो मेल्टिंग। समझ रहे हैं आप इस चीज को? सो दैट्स व्हाई सिंगल, डबल और ट्रिपल को देख के तो कभी आंसर देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उनको टच भी नहीं करना ड्यूरिंग बॉइलिंग और मेल्टिंग। वी आर नॉट सपोज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। हम कंपाउंड की आइडेंटिटी नहीं खत्म कर रहे बॉइलिंग के टाइम पे, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं। समझ रहे हैं? सो एनीवेज, मैं अभी आपको सिर्फ इतना बताया कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड नहीं करता, सिंगल, डबल और ट्रिपल पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस इज अ हायर वैल्यू, इससे मतलब ये बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू अटैच्ड होता है। एक वाटर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से, दूसरा तीसरे वाटर मॉलिक्यूल से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड। देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, फिर ये एक और तीसरा वाटर मॉलिक्यूल इधर से आएगा। तो अगर कोई पूछे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, तो आप यही बोलोगे कि वाटर के वेरियस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो काफी देर में 100 डिग्री पे जाके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं और वाटर से दूर हो पाता है। सही है? सो बॉइलिंग पॉइंट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएशन होगा वो डेफिनेटली बहुत हाई बॉइलिंग होंगे। जिनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होंगी वो थोड़े कम बॉइलिंग होंगे, और जिनमें वेंडर वॉल फोर्सेस होंगी जो पहले ही वीक होती हैं वो और भी लो बॉइलिंग होंगे कि नहीं होंगे? तो एल्केन्स में क्योंकि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, दे आर जस्ट हेल्ड टुगेदर बाय द वेंडर वॉल फोर्सेस, तो ये तो फैक्ट है कि एल्केन्स डेफिनेटली लो बॉइलिंग कंपाउंड्स होंगे। ठीक है? एल्केन बहुत लो बॉइलिंग कंपाउंड्स होते हैं रिलेटेड टू ऐसे कंपाउंड्स के जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे कोई आपसे पूछ ले कि इथेन का बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल के कंपैरिजन में क्या होगा, तो इथेन का बॉइलिंग पॉइंट या किसी भी एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में तो कम ही होगा, क्योंकि अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया था अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ये याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। और कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे एल्केन्स में? वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये बहुत वीक होती हैं, वीक होने की वजह से एल्केन्स लो बॉइलिंग कंपाउंड्स।
ये तो फैक्ट है। जब हम लो बॉइलिंग बोलते हैं तो लो बॉइलिंग का मतलब है कि हम किसी चीज के रिलेटिव बोल रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो मैं किसी चीज के रेस्पेक्ट में कम बोल रहा हूं ना। ऐसे तो ये तो नहीं कहना चाह रहा कि वो यूनिवर्स में सबसे कम है, सही है, वो किसी चीज के रेस्पेक्ट में कम। तो किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कम है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होती है। लेकिन ये तो ठीक है, हमने हम समझ लिया कि एल्केन्स लो बॉइलिंग कंपाउंड्स होंगे क्योंकि दे आर जस्ट हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। लेकिन एल्केन एल्केन एल्केन्स को आपस में एक दूसरे से कैसे कंपेयर करें? अगर कोई हमें मीथेन दे दे और इथेन दे दे, पूछे कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो कैसे डिसाइड करें जाए? तो क्वाइट ऑब्वियस है, मैंने आपको बताया कि वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब जैसे मीथेन से इथेन पे गए, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, तो चेन लेंथ बढ़ी, चेन लेंथ बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा। तो इसका मतलब है कि इथेन का बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से ज्यादा होगा क्योंकि इथेन में ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस होगी, प्रोपेन का उससे भी ज्यादा होगा, ब्यूटेन का उससे भी ज्यादा होगा। तो although alkanes have low boiling points, but their boiling point keep on increasing with the increase in surface area. And it has been estimated, it has been roughly estimated that for every new carbon added in the chain length, there is an approximate rise of 20 to 25 degrees in the boiling point. जब भी आप पिछले मेंबर से अगले मेंबर पे आते हो, एक कार्बन बढ़ाते हो, तो 20 to 25 डिग्री का राइज आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। मीथेन का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा, इथेन उससे 20-25 डिग्री हायर होगा, इथेन से हायर प्रोपेन, फिर 20-25 डिग्री का राइज आ जाएगा। हर एक कार्बन चेन लेंथ में ऐड होने पे 20 से 25 डिग्री का अप्रोक्सीमेट राइज आता है बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो बॉइलिंग पॉइंट चेन लेंथ के साथ साथ बढ़ता है, सही है। अभी मैं सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट एक एडिशनल फैक्टर पे और डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। बट बॉइलिंग पॉइंट याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स रेगुलरली इंक्रीज विद द इंक्रीज इन चेन लेंथ। जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि चेन लेंथ बढ़ने के साथ वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? कोई डाउट है यहां तक? जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, किसी को डाउट है? अनुरिमा, अर्नव, No, sir. अर्पित? No, ठीक है। sir. तो बॉइलिंग पॉइंट में पहले एक पैराग्राफ लिखिए, जस्ट राइट अ पैराग्राफ। Alkanes being the non-polar molecules, alkanes being the non-polar molecules are held together through the weak van der Waals forces due to which they are low boiling compounds. They are low boiling compounds. However, their boiling points regularly increase. Their boiling points regularly increase with the increase in their chain length, regularly increase with the increase in their chain length due to the increase in surface area. Due to the increase in surface area. It has been estimated that for each new carbon added in the chain length, for each new carbon added in the chain length, for each new carbon added in the chain length,
there is an approximate rise. There is an approximate rise of about 20 to 25 degrees Celsius. 20 to 25 degrees Celsius in boiling point. इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले बताइए क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम चेन लेंथ में आगे जाएंगे हर अगले मेंबर का बॉइलिंग पॉइंट पिछले मेंबर से ज्यादा होगा? ठीक है, आपको पता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, दिस इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज। सुना है आपने कभी नाम होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज के वेरियस मेंबर्स CH2 के डिफरेंस पे होते, ठीक है, 14 एटॉमिक मास, सही है। तो ये याद रखिएगा, मीथेन में CH2 और ऐड कर देंगे तो इथेन बन जाएगा, इथेन में CH2 और ऐड कर देंगे तो प्रोपेन बन जाएगा। तो किसी भी फैमिली में होमोलोगस सीरीज में जब आप आगे बढ़ोगे तो 20 टू 25 डिग्री का अप्रोक्सीमेट राइज आएगा। अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन अगर हमें ऐसे 4-5 दे दिए जाएं तो हम डिसाइड कर लेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किसका। लेकिन अगर हमें ये दे दिया जाए, सपोज कीजिए एक इथेन, दिस इज इथेन, फिर एक 3 कार्बन वाला प्रोपेन दे दिया, फिर 4 कार्बन वाले 2 कंपाउंड हमें दे दिए जिसमें से एक में ब्रांचिंग है और एक लीनियर है। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करें? इनमें तो दोनों में ही 4-4 कार्बन है, ठीक है। सो देखिए ये तो फैक्ट है कि 2 कार्बन से ज्यादा 3 कार्बन, 3 कार्बन से ज्यादा 4 कार्बन, लेकिन इन दोनों 4 कार्बन वालों को कैसे कंपेयर करेंगे? हमने कहा फॉर एवरी न्यू कार्बन एडेड इन द चेन लेंथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, यहां तो कोई नया कार्बन भी नहीं ऐड हुआ, बस उसी को ब्रांचिंग में कर दिया। तो ब्रांचिंग का क्या इफेक्ट होता है वो किसी को मालूम है? क्या आइडिया है कि ब्रांचिंग से क्या होगा? देखिए विद ब्रांचिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज डिक्रीजेस, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब चेन लेंथ लीनियर थी ना तो सरफेस एरिया ज्यादा था, लेकिन जब आपने कॉर्नर पे से एक कार्बन हटा के नीचे ब्रांचिंग में लगा दिया तो द मॉलिक्यूल बिकम्स कॉम्पैक्ट, मॉलिक्यूल में कॉम्पैक्टनेस आ गई, सरफेस एरिया कम हो, सरफेस एरिया कम होने से वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम हो गया। ब्रांचिंग से हमेशा मॉलिक्यूल में कॉम्पैक्टनेस आ जाती है, मॉलिक्यूल समवॉट बिकम्स स्फेरिकल, ठीक है, जो लीनियर था वो थोड़ा सा राउंडेड हो जाता है, सही है। और आप याद रखिएगा जैसे ही आप कॉर्नर से हटा के बीच में ब्रांचिंग में लगाएंगे तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली एक लीनियर चेन दे रखी है और एक ब्रांच चेन दे रखी है तो ब्रांच का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लीनियर का ज्यादा होगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स दिखा रखा है, आपको ये नहीं नोट करना, मैं थियोरेटिकली लिखवा रहा हूं। लिखिए however with branching the molecule becomes compact with less surface area. The molecule becomes compact with less surface area. Compact with less surface area. Therefore, the boiling point decreases. Therefore, the boiling point decreases. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हर अगले मेंबर का बॉइलिंग पॉइंट पिछले मेंबर से ज्यादा होगा, और अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले 2 हाइड्रोकार्बन्स दे रखे हैं तो ब्रांच वाले का कम होगा और लीनियर वाले का ज्यादा होगा, सही है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेल्टिंग पॉइंट में कुछ नए फैक्टर्स आएंगे, एडिशनल फैक्टर। देखिए बॉइलिंग में हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेल्टिंग में हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में हम मॉलिक्यूल्स को कर तो दूर दूर ही रहे हैं ना। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते वक्त भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को दूर दूर कर रहे हैं, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करते वक्त भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को दूर दूर कर रहे हैं। तो ये तो फैक्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट की तरह मेल्टिंग पॉइंट भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तो डिपेंड करेगा ही करेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक होंगे तो दूर दूर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे तो करेगा ही करेगा मेल्टिंग पॉइंट। But in addition to these intermolecular forces, the melting point also depends upon the symmetry of the molecules, because we expect that the symmetrical molecules can be more tightly packed within the crystal. So, melt आप solid को करते हैं,
और एक सॉलिड मुश्किल से मेल्ट होगा अगर उसका क्रिस्टल बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड, समझ रहे हैं? और कॉम्पैक्ट पैकिंग आती है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स की पैकिंग से। जितना ज्यादा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड। अब सिमेट्री का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं आपको। सर हाँ जी, सर अगर फंक्शनल ग्रुप ऐड हो तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ डेफिनेटली। फंक्शनल ग्रुप तो फिर पोलर बना देता है मॉलिक्यूल को। OH आ गया या CN आ गया, उससे फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो बॉइलिंग पॉइंट फिर और मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो फंक्शनल ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। उससे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में एक बहुत सिग्निफिकेंट राइज आएगा। अभी हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है? देखिए ऑर्गेनिक इस तरह से डिवाइडेड है कि आपको क्लास 11th में तो एक ही चैप्टर रखा गया है ये ऑर्गेनिक का, हाइड्रोकार्बन, जिसमें आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन पढ़ रहे हैं। क्लास 12th में जितने भी फंक्शनल ग्रुप मैंने नॉमेनक्लेचर में करवाए थे ना आपको, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, साइनाइड, एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, हर फंक्शनल ग्रुप पे चैप्टर आएगा, ठीक है? जैसे अल्कोहल्स पे बेसिक चैप्टर आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे बेसिक चैप्टर आएगा। उस पूरे चैप्टर में उसी फंक्शनल ग्रुप के बारे में सब कुछ पढ़ोगे, उसकी प्रिपरेशन पढ़ोगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे। फिर अगले चैप्टर में अमाइंस आ जाएंगे, उनकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो अभी तो बहुत कम ऑर्गेनिक, 12th में बहुत वास्ट ऑर्गेनिक आएगी और हर फंक्शनल ग्रुप की पूरी पूरी डिटेल आपको करवाई जाएगी, तब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बट अभी सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स पे फोकस रखिए। देखिए मेल्टिंग पॉइंट के बारे में एक कॉन्सेप्ट, मेल्टिंग पॉइंट को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं पेंटेन बनाओ, तो आप पेंटेन को ऐसे बना देते, CH3 CH2 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 CH3, है ना? हेक्सेन भी आप ऐसे बना देते, CH3 CH2 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 CH3। लेकिन यू शुड नो कि हम बेशक बना ऐसे देते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल प्रैक्टिकली लीनियर नहीं होते। जितने भी एल्केन्स होते हैं दे आर नॉट द लीनियर मॉलिक्यूल्स। क्या आप में से किसी को मालूम है कि ये जो पेंटेन, हेक्सेन, जितने भी एल्केन्स होते हैं ये प्रैक्टिकली इस तरह के जिगजैग मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक्चुअली में ये ऐसे हो, ये हेक्सेन ऐसे होता हो। अब बताओ किस किस को ये बात नहीं मालूम थी, और अगर मालूम भी है तो रीजन नहीं मालूम कैसे क्यों होते हैं, जिगजैग क्यों चलते हैं, ये सीधे क्यों नहीं होते इनकी चेन? मालूम है? कुछ आइडिया है? देखो बड़ा सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत तो आपको याद आ जाएगा। क्या आपको ये याद है कि ये सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर ऑल sp3 हाइब्रिडाइज्ड? ये तो याद होगा सब लोगों को, याद है? ऑल सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम्स वर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, डबली बॉन्डेड वर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ट्रिपली बॉन्डेड वर sp हाइब्रिडाइज्ड। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और जब भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज में जाता है, हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, तो उसके पास sp3 के 4 बॉन्ड्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अलाइंड होते हैं, ठीक है? जैसे ये मीथेन है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन। और आप देख सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, 109.5 डिग्री का है, सही है? सो देखो मान लो सबसे पहला वाला ये मिथाइल, ये मिथाइल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस मिथाइल पे 3 तो लगे हुए हैं हाइड्रोजन, और एक फोर्थ वाला ये वाला जो बॉन्ड है ये सीधे एक कार्बन से कनेक्ट। अब ये जो दूसरा कार्बन है ये अपने आप में खुद भी टेट्राहेड्रल है, ठीक है? इस पे यही टेट्राहेड्रल उल्टा करके बनाएंगे, ठीक है? अब इस बीच दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तीसरा ये फिर कार्बन से कनेक्ट हो गया। अब ये एक तीसरा कार्बन, ये भी टेट्राहेड्रल है, इस पे फिर सीधा टेट्राहेड्रल बनाएंगे, इस पे 2 हाइड्रोजन है, फोर्थ वाला फिर कार्बन आ गया। तो आप देखेंगे एक कार्बन थोड़ा ऊपर, एक थोड़ा नीचे, एक थोड़ा ऊपर, एक थोड़ा नीचे जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस एंगल बीइंग 109.5 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री नहीं है जो बिल्कुल सीधा सीधा चलता चला जाए, समझ रहे हो आप इस चीज को? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल की अलाइनमेंट थोड़ी जिगजैग जिगजैग टाइप की आ जाती है। एल्केन्स की बात कर रहा हूं, एल्कीन या एल्काइन की बात नहीं कर रहा, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये याद रखिएगा, एल्केन्स के मॉलिक्यूल बेशक आप लिखने को ऐसे लिख देते हो, बट प्रैक्टिकली वो लीनियर नहीं होते। ऑल दीज एल्केन मॉलिक्यूल की जो चेन लेंथ्स होती हैं वो जिगजैग मैनर में रन करती है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? समझ में आ गया जिगजैग का रीजन? द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, द एंगल बीइंग 109.5 डिग्री। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है उन्हें क्लियर है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही? यस सर। ओके, अब आप देखिए सिमेट्री का मतलब समझते हैं। मैं आपके सामने पेंटेन और हेक्सेन के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स इन्हें बोलते हैं। अगर मैं सिर्फ इतना बनाऊं, मैं आपसे पूछूं बताइए इसका IUPAC नेम क्या है, तो याद रखिएगा
बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ बॉन्ड्स दिखाए जाते हैं, एटम नहीं दिखाए जाते। हर कंजंक्शन पे, हर जंक्शन पे आपको प्रिज्यूम करना होता है कि एक कार्बन है। तो टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलोगे हेक्सेन, दिस इज हेक्सेन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे दिखा दूं तो आप बोलोगे हेक्स 3इन, हेक्स 3इन, 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड आ गया। अगर मैं ऐसे दिखा दूं तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ? सर पहले 2 क्लोरो आएगा, बोलो कि नाम बोलो, उधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 2 क्लोरो हेक्स 3इन। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाए जाते, कोई और आइटम आ जाता है तो दिखा देते। मान लो क्लोरीन आ गया तो दिखा दिया, CHO आ गया तो यहां पे मैंने CHO लगा दिया, ऐसे दिखा दिया, ठीक है। लेकिन जो चेन का कार्बन हाइड्रोजन होता है वो नहीं दिखाया, सही है। तो एनीवेज, बैक टू बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। मैं आपके सामने एक पेंटेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, दिस इज पेंटेन, देखिए पेंटेन है ना ये, और एक हेक्सेन बना रहा हूं। और मैं आपसे ये पूछता हूं कि इन दोनों में से ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कौन सा है? व्हिच सीम्स टू बी अ मोर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो मिक्स्ड रिव्यूज होंगे, आप में से कुछ शायद इसको कहेंगे और कुछ इसको कहेंगे, क्योंकि आपको सिमेट्री का मतलब ही नहीं। आपके माइंड में कहीं से बचपन से ये बात बिठा दी जाती है कि सिमेट्री का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल को बीच में से काट दो तो दो एक जैसे डिजाइन बनता है, ठीक है। शायद आप ये सोचते, ऐसा सोचते हो कि बीच में से कट कर दो दो एक जैसे पैटर्न, जो दो एक जैसे डिजाइन बन जाए तो उसे सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो जो पेंटेन बोल रहे हैं, क्या बीच में से कार्बन को ढाई ढाई में काट देंगे, या हेक्सेन में 3-3 कार्बन की चेन को काटेंगे? कैसे, किस सेंस में सिमेट्री देंगे? देखो एक्चुअली हमें कोई डिवाइड ही नहीं करना, हमें उस सेंस में देखना ही नहीं है कि हमें बीच में से कट करके दो एक जैसे पैटर्न बना। हम उस, हमारा मतलब वो वाली सिमेट्री से नहीं है। हमारा मतलब है कि अगर मैं बहुत सारे ऐसे पेंटेन दे दूं आपको, और मैं आपसे कहता हूं एक क्रिस्टल में पेंटेन 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 को बराबर रख के टाइटली पैक करिए, पूरा एक सॉलिड बनाइए। इसी तरह से बहुत सारे हेक्सेन दे दूं और हेक्सेन 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 को टाइटली पैक करके एक सॉलिड बनाइए। तो किसकी पैकिंग, किस सॉलिड में आप पैकिंग ज्यादा यूनिफॉर्मली और ज्यादा रेगुलरिटी के साथ करते हो, ठीक है। जैसे आप बचपन में ब्लॉक्स वाले गेम खेले होंगे आपने, छोटे छोटे ब्लॉक्स को ज्वाइन करके पूरी बिल्डिंग्स तैयार हो जाती थी। तो उन ब्लॉक्स को जितना ज्यादा टाइटली और सिमेट्रिकली पैक करेंगे उतना सॉलिड और रिजिड स्ट्रक्चर में। अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए पहले मुझे बताइए कि एल्केन एल्केन्स के बीच में कौन सी फोर्सेस होती हैं? एल्केन 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 के बीच में कौन सी फोर्सेस होती है? वैन डर वाल्स फोर्स। देखिए ये पेंटेन है, नीचे से शुरू हो रहा है, नीचे ही खत्म हो रहा है। एक और पेंटेन इसके बराबर रखते हैं, फिर एक और पेंटेन इसके बराबर रखते हैं। तो एक क्रिस्टल के अंदर जहां बहुत सारे पेंटेन पेंटेन एक साथ टाइटली पैक्ड होंगे, ऐसे पेंटेन पेंटेन बराबर बराबर रखे होंगे और वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू ये कनेक्ट हो रहे होंगे। एक पेंटेन बराबर वाले से, बराबर वाला दूसरे वाले से, तीसरे वाले से, तो एक सॉलिड बनता चला जाएगा, सही है। अब मैं बोलता हूं बहुत सारे हेक्सेन को टाइटली पैक करिए। तो देखिए ये नीचे से शुरू हो रहा है, ऊपर खत्म हो रहा है, फिर इसके बराबर वो भी नीचे से शुरू हो रहा होगा, ऊपर खत्म हो रहा होगा, फिर इसके बराबर वो भी नीचे से शुरू हो रहा होगा, ऊपर खत्म हो रहा होगा, ठीक है। इनके बीच में भी वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी। ये देखिए अब शुरू से एंड तक रनिंग पैटर्न देखिए, कौन ज्यादा सिमेट्रिकल मैनर में चलता चला जा रहा है। जिगजैग 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 जिगजैग, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन यहाँ जिगजैग जिगजैग फिर स्ट्रेट, जिगजैग जिगजैग फिर स्ट्रेट, बीच बीच में एक डिस्टर्बेंस आ रही है उसके रनिंग पैटर्न में। इसे सिमेट्री नहीं बोलते, ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, समझ रहे हैं। और सिमेट्रिकल चीजें ज्यादा टाइटली पैक्ड हो सकती हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर, एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन फाउंड that the alkanes with even number of carbon atoms can be more tightly, more uniformly packed within the crystal lattice, जिनकी वजह से उनका melting point odd वालों से थोड़ा सा ज्यादा होता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? odd number of carbon atoms के various molecules जब आप पैक करेंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी पूरे क्रिस्टल के अंदर, लेकिन जब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स को वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू पैक करेंगे तो थ्रू आउट द स्ट्रक्चर एक यूनिफॉर्म पैटर्न आएगा। यूनिफॉर्मिटी मींस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स हमेशा मोर कॉम्पैक्ट, मोर स्टेबल होते हैं, उन्हें तोड़ना हमेशा मुश्किल होता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा सिमेट्रिकली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू एल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। बताइए ये समझ में आया? हमें मॉलिक्यूल को बीच में से कट नहीं करना, सिमेट्री से मतलब एक यूनिफॉर्मिटी किसमें आ, जब हम पूरा क्रिस्टल बनाए। समझ गॉट इट या नहीं? बताइए सबको समझ में आया? जो भी ऑनलाइन है वो नहीं समझ में आया?
कि एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी मोर यूनिफॉर्मली पैक्ड, सही है। बट एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया मेल्टिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे भी तो डिपेंड करता है, इन वैन डर वाल्स फोर्सेस के मैग्नीट्यूड पे, और वो चेन लेंथ के साथ बढ़ती हैं। तो अब देखिए एक्चुअल पैटर्न क्या आता है। मेल्टिंग पॉइंट को अगर आपको सही से समझना है तो ग्राफिकली समझना पड़ेगा। पहले आप देखिए फिर मैं समझाऊंगा। लेट दिस बी अ कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसमें y एक्सिस पे हम प्लॉट कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट और x एक्सिस पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। सपोज करो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट ये C1, C1 मतलब मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, सही है। जब हम मीथेन से इथेन पे गए तो ये इथेन का 2 कार्बन वाले का मेल्टिंग पॉइंट यहां पे पहुंच गया, देयर इज अ राइज इन मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि चेन लेंथ बढ़ी तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ी, सही है। जब इथेन से प्रोपेन पे गए तो बढ़ा, फिर C3, प्रोपेन से ब्यूटेन पे गए फिर बढ़ा, ब्यूटेन से पेंटेन पे गए फिर बढ़ा, पेंटेन से हेक्सेन पे गए फिर बढ़ा, हेक्सेन से हेप्टेन पे गए फिर बढ़ा, हेप्टेन से ऑक्टेन पे गए फिर बढ़ा, एंड यही पैटर्न चलता चलेगा। आप ये तो देखोगे कि हर अगले मेंबर का मेल्टिंग पॉइंट पिछले वाले से ज्यादा है, हर अगले का, ठीक है। लेकिन आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि जब हम ऑड से इवन पे जा रहे हैं तो एक स्टीप राइज आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट पे, लेकिन जब इवन से नेक्स्ट ऑड पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा राइज आ रहा है। फिर ऑड से इवन पे गए तो ज्यादा राइज आया मेल्टिंग पॉइंट में, इवन से नेक्स्ट ऑड पे गए तो कम राइज आया। क्यों? देखिए जब आप ऑड से इवन पे जाते हो तो ना सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता है बट सिमेट्री भी बढ़ती है। लेकिन जब आप ऑड टू इवन टू नेक्स्ट ऑड जाते हो तो सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ती हैं, सिमेट्री नहीं बढ़ती। समझ नहीं आया? यहां से यहां गए तो सिमेट्री भी बढ़ी, वैन डर वाल्स फोर्स भी बढ़ी, तो मेल्टिंग पॉइंट में एक ज्यादा राइज आया। लेकिन जब इवन टू ऑड गए तो सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ी, सिमेट्री तो बढ़ी नहीं, तो कम राइज आया। राइज तो रेगुलर आएगा, लेकिन एक बार कम राइज आएगा, एक बार ज्यादा राइज आएगा, एक बार कम राइज आएगा, एक बार ज्यादा राइज आएगा। इस तरह का मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन आएगा। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में एक रेगुलर वेरिएशन था। बॉइलिंग पॉइंट में मैंने बताया फॉर एवरी न्यू कार्बन 22 to 25 डिग्री का एक फिक्स राइज आता है, हर बार एक कांस्टेंट राइज आपको नजर आएगा। लेकिन यहां पे एक बार थोड़ा कम राइज, एक बार ज्यादा राइज, एक बार कम राइज, एक बार ज्यादा राइज। क्योंकि जब आप सब लोग बताओ, जब ऑड से नेक्स्ट इवन पे जाते हो तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं ऑड से इवन पे? कौन कौन से फैक्टर्स? वैन डर वाल्स फोर्सेस एज वेल एज सिमेट्री, दोनों। लेकिन जब इवन टू नेक्स्ट ऑड गए तो सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स, चेन लेंथ बढ़ने की वजह से सिमेट्री का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा, सही है। सो दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट इस तरह का पैटर्न एग्जिबिट करेगा। आप बताइए, आप भाई बात समझ लिखवाऊं इसके बारे में? लिखिए, सबको क्लियर है जो भी ऑनलाइन है? यस सर। अभी और भी एक और बात बताऊंगा, लेकिन पहले इतना लिखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, द मेल्टिंग पॉइंट not only depends upon the magnitude of van der Waals forces, not only depend upon the magnitude of van der Waals forces, but it also depends upon the symmetrical packing of the molecule, depends upon the symmetrical packing of the molecule, within the crystal. Symmetrical packing of the molecule within the crystal. It has been observed that the alkanes with even number of carbon atoms, can be more symmetrically packed
within the crystal. Even number of Even number of carbon atoms can be more symmetrically packed within the crystal. Thus, in alkane family, when we move, अब ध्यान भी दीजिएगा जो मैं इस पैराग्राफ में लिख पा रहा हूं. When we move from an odd alkane to the next even alkane, then there is a steep rise. In melting point due to the increase in both the van der Waals forces as well as the symmetry. Van der Waals forces as well as symmetry. Van der Waals forces as well as the symmetry. But when we move from an even alkane to next odd alkane, to next odd alkane, then there is only a small rise in melting point. Due to the increase in van der Waals forces. But not the symmetry. Due to the increase in van der Waals forces, but not the symmetry. Is it clear? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? सब लोग बताइए यहां तक मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड क्लियर है? फर्दर Yes, sir. देखो, अगर मैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 4 मॉलिक्यूल दे देता हूं आपको, तो क्या हम कह सकते हैं हर अगले वाले का मेल्टिंग पॉइंट पिछले वाले से ज्यादा होगा? ठीक है, लेकिन अगर मैं ब्यूटेन में ही एक चेन लेंथ 4 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन दे देता हूं और एक ब्रांचिंग कर देता हूं, तो ब्रांचिंग का क्या इफेक्ट होने वाला है मेल्टिंग पॉइंट? बॉइलिंग में क्या होता था ब्रांचिंग का इफेक्ट बताइए? ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता था, तो मॉलिक्यूल बिकम्स कॉम्पैक्ट चीजों का सरफेस एरिया कम हो जाता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस कम हो जाते हैं. लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ब्रांचिंग के साथ इंक्रीज होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पैक्टनेस ऑफ द मॉलिक्यूल. क्या आप ये मानते हैं कि जैसे हम ब्रांचिंग कर देंगे, कॉर्नर पे से कार्बन हटा के बीच में सेंटर में लगा दिया, ब्रांचिंग कर दी, तो मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो गया? और कॉम्पैक्ट चीजें कैन बी मोर टाइटली पैक्ड विद इन द क्रिस्टल एज कंपेयर्ड टू द बिगर थिंग्स. जैसे आप एक सिंपल सा एनालिसिस करिए, ये बड़े बड़े एटम्स हमने इन्हें टाइटली पैक करा एक क्रिस्टल के, और ये छोटे छोटे एटम्स इन्हें हमने टाइटली पैक करा एक क्रिस्टल के. सो व्हिच सीम्स टू बी अ मोर कॉम्पैक्ट पैकिंग? छोटे वाली चीजें ज्यादा टाइटली पैक कर पा रहे हो, बड़ी वाली छोटी वाली? तो अगर हम सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एक लीनियर मॉलिक्यूल और एक ब्रांच्ड मॉलिक्यूल को कंपेयर करें, तो ब्रांच मॉलिक्यूल में कॉम्पैक्टनेस आने की वजह से वो ज्यादा टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, ज्यादा रिजिडली पैक्ड हो जाती हैं, उनमें वैकेंट स्पेसेस कम बचते हैं. ये वाले वैकेंट स्पेसेस यहां कम बचेंगे, यूटिलाइज्ड स्पेस ज्यादा होगा, इसलिए बहुत ज्यादा हार्ड और डेंस क्रिस्टल बनेगा विद हाई मेल्टिंग पॉइंट. सही है? ब्रांचिंग से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, क्योंकि एज द मॉलिक्यूल बिकम्स कॉम्पैक्ट उसकी पैकिंग स्ट्रांग हो जाती है. समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो लिखिए
however next line में लिखिएगा however with branching the molecule becomes compact and can be even more tightly packed within the crystal. Therefore, even more tightly packed within the crystal, therefore, the melting point increases. Melting point increases. तो बताइए आपको क्लियर है यहां तक का कॉन्सेप्ट? दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज. हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई. सॉल्युबिलिटी, फिजिकल स्टेट एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स. कोई डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर है? अब और भी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली. केमिकल प्रॉपर्टीज इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत डिटेल में हमें उन्हें पढ़ना है. सो केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आज आप लोग इतना ही करें. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. ओके, गुड इवनिंग सर. यस अर्पित, आपने हैंड रेज करा है? सर ये अगर हम जैसे हेक्सेन बनाए और उसमें जैसे ब्रांचिंग हमने सेकंड पोजीशन पे एक करी और एक थर्ड पोजीशन पे करी, तो इस केस में सर कैसे? उनका नियरली सेम होगा. नियरली सेम. उनमें ब्रांचिंग कहां पे कर रहे हो दैट डजंट अकाउंट. वो एक जैसा ही रहेगा. ओके.